ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। देखो, हमने लास्ट लेक्चर में किया था इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ इम्प्योरिटी कंडक्टिविटी। ये अपन अभी करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इम्प्योरिटी कंडक्टिविटी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉपिक इम्प्योरिटी कंडक्टिविटी का। थ्योरी में जो चीज इंपॉर्टेंट है बस मैं वो बता दूंगी। हम जानते हैं कि डोपिंग क्या होती है सेमीकंडक्टर के अंदर। द डेलिब्रेट एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज टू अ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। ये हमने 11th 12th के अंदर भी पढ़ा है। कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेते हैं, उसमें एन टाइप या पी टाइप की इम्प्योरिटीज अगर मिला देते हैं तो उसको डोपिंग बोलते हैं। अगर हम उसके अंदर पेंटावेलेंट एटम्स मिलाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, डोनर कहते हैं, ये हम जानते हैं। और डोनर स्टेट क्या होती है, सो यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिखाना चाहते हैं हम। सबसे पहले इस डायग्राम के लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए सिलिकॉन बनाया हुआ है। सिलिकॉन जो है उसके पास में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो नेबरहुड में जो सिलिकॉन होता है उससे बॉन्ड बना लेते हैं। सपोज एक सिलिकॉन एटम को हमने आर्सेनिक से रिप्लेस कर दिया। आर्सेनिक जो होता है वो पेंटावेलेंट एटम होता है। सो 4 बॉन्ड तो वो बना लेगा, उसके पास में एक्सेस में एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा जिसे वो फ्री छोड़ देगा। सो एक्सेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आर्सेनिक एटम आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस सिचुएशन में आपका जो फर्मी लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज हो गया है। सो जो वैलेंस बैंड थे, जो फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स थे, वो बढ़ जाएगा लेवल। तो दोनों डायग्राम आपको क्लियर आ चुके हैं। ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्जेस एसोसिएटेड विद आर्सेनिक इम्प्योरिटी एटम इन सिलिकॉन। Arsenic has 5 valence electron, but silicon has only 4 valence electron. Thus, 4 electrons on the arsenic atom form tetrahedral covalent bond similar to silicon. The fifth electron is available for conduction. Conduction के लिए वो available होता है. The arsenic atom is called a donor because when ionized, it donates 1 electron to the conduction band. इतना अपन को समझ में आ गया। अब अपन डोनर स्टेट्स की बात करते हैं। डोनर स्टेट्स क्या है? सो अभी जो फिगर अपन ने देखा उसमें आर्सेनिक पे जो इम्प्योरिटी एटम था हमारा, इम्प्योरिटी एटम कौन सा था हमारा, आर्सेनिक, उस पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। सो देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द इम्प्योरिटी एटम which has lost 1 electron. Lattice constant studies have verified that the pentavalent impurities enter the lattice by substitution for normal atom. Pentavalent arsenic था, वो हमने डाला। Okay, the crystal as a whole remains neutral because the electron remains in the crystal. जो क्रिस्टल है वो न्यूट्रल अभी भी रहता है, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज आया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और दोनों ही क्रिस्टल के अंदर है, तो क्रिस्टल अभी भी क्या है, न्यूट्रल रहता है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मूव्स, अब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो हमारे क्रिस्टल में मूव करता है, करेक्ट, वो मूव करता है। और उसमें इन द कूलम पोटेंशियल E बाय एप्सिलॉन आर ऑफ द इम्प्योरिटी आयन। इसका मतलब क्या है, इम्प्योरिटी आयन जो है वो हमारा आर्सेनिक है, ये एक पॉजिटिव आयन है। ये अपने चारों तरफ, इस पॉजिटिव आयन के चारों तरफ ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो घूमेगा, तो दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा है वो कौन सा होगा, कूलम अट्रैक्शन होगा। सो कूलम पोटेंशियल यहाँ पे आ जाएगा, और कूलम पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना लिखा है, E अपॉन एप्सिलॉन आर। देखो फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 ओवर आर। सीजीएस गाउशियन यूनिट में K की वैल्यू 1 लेते हैं, सो Q1 Q2 R हमारे पास आ जाएगा। और हमने यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब यहाँ पे अपन सिर्फ पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, यानी ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये जिस पोटेंशियल में घूमेगा उस पोटेंशियल का फॉर्मूला। सो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर होता है। सो के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब क्योंकि क्रिस्टल के अंदर की बात हो रही है तो क्रिस्टल के अंदर कोई ना कोई मीडियम है, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह अपन क्या लेंगे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये ले लेंगे। तो ये तो हो गया के का फॉर्मूला। क्यू की वैल्यू आ गई ई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और डिस्टेंस है आर। अब सीजीएस गाउशियन यूनिट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो 1 हो जाती है, तो इस पार्ट को तो रिमूव कर दो, तो रिमेनिंग क्या बचा, ई एप्सिलॉन और ये आर। सो यहाँ पर ई अपॉन एप्सिलॉन आर पोटेंशियल की वैल्यू है, और उसमें ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है, इम्प्योरिटी आयन। एप्सिलॉन जो है वो कोवेलेंट क्रिस्टल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो हमारे पास में ये जो फैक्टर है 1/एप्सिलॉन, ये ध्यान रखता है कि जो कूलम फोर्स है उसका चार्जेस के बीच में, वैक्यूम के अंदर जो कूलम फोर्स लगता है उससे कम वैल्यू आ रही है, तो कूलम फोर्स रिड्यूस हो गया, तो रिडक्शन ऑफ कूलम फोर्स यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। करेक्ट, तो इतना अपन को समझ में आ गया। ये वाला पोर्शन इज ऑफ नो यूज। समझने वाली चीजें जो है वो मैं बता रही हूँ आपको। नाउ हम इम्प्योरिटी कंडक्टिविटी में किस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ वी एस्टिमेट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द डोनर इम्प्योरिटी। देखो आर्सेनिक ने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है,
सो आर्सेनिक एटम से किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। और वो आयनाइजेशन एनर्जी का अपन एस्टिमेशन निकालते हैं, है ना, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता नहीं है बट एस्टिमेटेड। सो हम बोर मॉडल यूज करेंगे, उसको मॉडिफाई कर लेंगे और बस यही अपन करेंगे। तो द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, एक हाइड्रो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम की, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सीजीएस गाउसियन यूनिट में, और ये फॉर्मूला होता है एसआई यूनिट में। सो एसआई में ही आपने पढ़ा हुआ होगा, सो मैं एसआई का फॉर्मूला रख देती हूँ यहाँ पे, -m e⁻⁴ डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 4πε0 एंड h क्रॉस एंड स्क्वायर, ये एसआई यूनिट का फॉर्मूला लिखा है। सिमिलरली सीजीएस गाउसियन यूनिट का फॉर्मूला होता है -e⁴m/2h²। इन दोनों फॉर्मूले में अंतर देखो, केवल 4πε0 को अगर 1 पुट कर दो तो एसआई यूनिट में जो वैल्यू आपको मिल रही है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सीजीएस गाउसियन यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये वाला फॉर्मूला आपने 11th-12th के अंदर देख रखा है, और ये आयनाइजेशन एनर्जी का होता है। अब हम बात कर रहे हैं हमारे सेमीकंडक्टर की, जिसमें हमने डोनर इम्प्योरिटी मिलाई हुई है, ठीक है। अब क्योंकि सेमीकंडक्टर है तो एक मीडियम है, अगर मीडियम है तो वैक्यूम तो नहीं है, वैक्यूम नहीं है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट था उसकी जगह हमें एप्सिलॉन नॉट और साथ में एप्सिलॉन आर लेना पड़ेगा। एप्सिलॉन आर की जगह अपन सिंपल एप्सिलॉन ले रहे हैं, तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो अपन एप्सिलॉन रखेंगे। सो हमारे पास ये वाले फॉर्मूले में आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी को अपन ईडी लिखते हैं, कैपिटल ई का मतलब है आयनाइजेशन एनर्जी और नीचे डी लिखा हुआ है बिकॉज हम डोनर एटम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। तो हमारे सबसे पहले सीजीएस में बात करते हैं। सीजीएस में जब अपन बात करें तो 4πε0 की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, लेकिन एप्सिलॉन जो है वो रहेगा, तो आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एप्सिलॉन। सो ये वाला फॉर्मूला मैं वापस लिखती हूँ, है ना। सो सबसे पहले हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला जो आ रहा था -m⁻⁴ टू 4πε0 एंड h क्रॉस यहाँ पे है और उसका स्क्वायर। अब इसको सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। सेमीकंडक्टर में ये फॉर्मूला लिखते हैं तो m⁻⁴ और क्योंकि मीडियम है, मीडियम में हमें लिखना पड़ेगा 4πε0 मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन h क्रॉस और स्क्वायर। ये बात हो रही है सीजीएस की, ठीक है। अब क्योंकि हम सेमीकंडक्टर के अंदर की बात कर रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो सिंपल मास की बजाय इफेक्टिव मास लिया जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे जो m लिया हुआ है उसकी जगह अपन क्या लेंगे, me/m लेंगे। अब ये me/m क्या है, इफेक्टिव मास का वैक्यूम में जो मास होता है उसका रेशियो है, जिससे हमें जो डोनर एटम है उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी मिलेगी वो हमें इफेक्टिव मास के करस्पॉन्डिंग मिल जाएगी। सो हम इस m को रिप्लेस करेंगे, देखो किससे, me/m से रिप्लेस करेंगे। नाउ व्हाट इज दिस me/m, ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉन का वैक्यूम में मास m और me जो है वो इफेक्टिव मास है। इफेक्टिव मास का वैक्यूम में जो मास होता है उसका रेशो, क्योंकि जो डोनर, अब हमने रेशो क्यों लिया है यहाँ पे, रेशो इसलिए लिया है ताकि हमें ये पता रहे कि डोनर आयनाइजेशन एनर्जी कितने फैक्टर से बढ़ी है या कितने फैक्टर से घटी है इफेक्टिव मास की प्रेजेंस की वजह से, इसलिए हमने यहाँ पे रेशो लिया है। तो ये चेंजेस चलिए इसमें करते हैं। सो m की जगह me/m लेंगे, सो हमारे पास me/m आ जाएगा। e⁴ चार्ज एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड में 2 एज इट इज रहेगा। 4πε0 की वैल्यू 1 रखेंगे क्योंकि हम सीजीएस की बात कर रहे हैं, एप्सिलॉन और h क्रॉस का स्क्वायर आ जाएगा। सो एप्सिलॉन स्क्वायर आ जाएगा और h क्रॉस स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, करेक्ट। ये वैल्यू जो है, अब लेट्स सी ये वैल्यू हमें मिलती है या नहीं है। सो यस, ये वैल्यू देखो यहाँ पे लिखी हुई है, e⁴ me आ जाएगा। और यहाँ पर जो me है नीचे m लिख दो आप, तो me/m यहीं पर लिख दो, 2 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर, और फिर यहाँ पे जो टर्म है जैसे E है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कॉमन है, H प्लांक कांस्टेंट है वो कॉमन है, तो उन सब की वैल्यू 13.6 आती है हाइड्रोजन के लिए।
सो 13.6 आ जाएगी, Me/m बचेगा और एप्सिलॉन स्क्वायर बचेगा और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। सिमिलरली SI में जो करना है वो मैं आप पर छोड़ती हूँ। SI के अंदर कुछ नहीं करना है, 4πε0 को इंक्लूड करके रखना है और यहाँ पर जो Me आ रहा है इसको सिंप्लीफाई करोगे तो Me/m आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है E स्क्वायर को हमने रिप्लेस किया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की प्रेजेंस डाली है और इफेक्टिव मास Me जो है वो भी अपन ने रखा है। दिस इज द डोनर आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये सेमीकंडक्टर में डोनर की आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास हो जाती है। अब सेम चीज अपन बोर रेडियस के साथ करेंगे। बोर रेडियस हमारे पास सीजीएस यूनिट में हाइड्रोजन की बोर रेडियस ये होती है और एसआई में ये होती है। इसका फॉर्मूला 11th-12th में आपने पढ़ा होगा। सेम वही चीज अपन को यहाँ पर करनी है। 4πε0 को 1 रखना है और इसको हमारे पास में है 4πε0 h×2 अपॉन Me स्क्वायर है। तो चेंजेस क्या करने हैं, 4πε0 को हटा दो, सिर्फ एप्सिलॉन लगा दो, तो ऊपर तो आ जाएगा एप्सिलॉन h स्क्वायर। नीचे यहाँ पे क्या है, Me स्क्वायर है, तो Me इंटू ई स्क्वायर आ जाएगा और इस Me की जगह अपन क्या रख देंगे, Me/m रख देंगे, रेशो कर देंगे h×2 और ई स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 0.53 आएगा। तो ये बोर रेडियस हो जाती है सीजीएस में और ये हो जाती है एसआई में। एग्जाम में आपको दोनों में लिखने की जरूरत नहीं है, एक में सफिशियंट है। The application of impurity state theory to germanium and silicon is complicated by the anisotropic effective mass, क्योंकि सिलिकॉन जर्मेनियम में जो इफेक्टिव मास होता है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। लॉन्गिट्यूशनल डायरेक्शन में अलग आता है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में अलग आता है, तो वो एनाइसोट्रोपिक बिहेवियर होता है। उसकी वजह से ये जो इसकी कैलकुलेशन है वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। बट the dielectric constant has more important effect on the donor energy because it enters as square। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि इफेक्टिव मास की जो पावर है वो तो 1 आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है डोनर में अगर अपन देखें, सो जो इफेक्टिव मास है उसकी पावर तो 1 आ रही है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक की यहाँ पे एप्सिलॉन का स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर एंटर कर रहा है, इसलिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो ज्यादा इफेक्ट करता है, ज्यादा अफेक्ट करता है किसको, डोनर आयनाइजेशन एनर्जी को। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं, टू ऑब्टेन अ जनरल एक्सप्रेशन फॉर द इम्प्योरिटी लेवल्स। सपोज Me को अपन लेते हैं 0.1 टाइम्स m, यानी नॉर्मल वैक्यूम में जो मास है उसका 0.1 टाइम मास जो है वो इफेक्टिव होता है Me, करेक्ट। सो यहाँ पे हमारे पास Me आ जाएगा। नाउ फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन जर्मेनियम एंड सिलिकॉन के लिए ये होता है 0.2 टाइम्स m। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टेबल 4 के अंदर दिया हुआ है, वो अपन देख लेंगे अभी। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फ्री हाइड्रोजन एटम इज 13.6। फॉर जर्मेनियम द डोनर आयनाइजेशन एनर्जी ED, इस कंडीशन में 5 MeV आती है। 5 MeV रिड्यूस विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन बाय द फैक्टर। कितने फैक्टर से रिड्यूस होगा ये देखो, क्योंकि फैक्टर कौन सा था, Me/m एप्सिलॉन स्क्वायर, यानी ये वो वाला फैक्टर है जो हाइड्रोजन के अलावा आ रहा था। क्योंकि मैं ED के एक्सप्रेशन में आपको ये दिखा देती हूँ कितने फैक्टर से ज्यादा आ रहा है, ये देख लो यहाँ पे आप। 13.6 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, Me/m एप्सिलॉन स्क्वायर, तो इस फैक्टर से ज्यादा आएगा Me/m एप्सिलॉन स्क्वायर, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है Me/m एप्सिलॉन स्क्वायर, और ये कैलकुलेशन से आता है 4 × 10⁻⁻1। द करस्पॉन्डिंग रिजल्ट फॉर सिलिकॉन इज 20 MeV। ये टेबल के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो दिए हुए हैं हमारे पास, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का और इन सब सेमीकंडक्टर का दिया हुआ है। सो इतने फैक्टर से हमारे पास आता है, करेक्ट। एंड मास टेंसर प्रेडिक्ट हमारे पास आता है 9.0.5 MeV फॉर जर्मेनियम एंड 29.8 MeV फॉर सिलिकॉन। ये सब न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस है जो आप देख लेना, उससे मेन वही फॉर्मूला था जो अपन ने बता दिया था और अपन ने कैलकुलेशन कर लिया है, बकायदा पूरा कैलकुलेशन किया है। रेडियस की बात करें तो रेडियस में एक्स्ट्रा फैक्टर कौन सा आएगा, एप्सिलॉन M/me आएगा। कितने से मल्टीप्लाई करना है, 0.53 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये करस्पॉन्डिंग रेडियस आती है 160 आती है जर्मेनियम के लिए और 30 एंगस्ट्रॉम आती है सिलिकॉन के लिए, क्योंकि जो भी फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, एप्सिलॉन M/me। एप्सिलॉन की वैल्यू आपको टेबल में देखना है। M जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का मास होता है और Me जो है वो इफेक्टिव मास होता है। सिलिकॉन जर्मेनियम का टेबल में गिवन है, वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेशन कर लिया है यहाँ पे डोनर आयनाइजेशन एनर्जी का। और इसके अलावा हमें ये चीजें बतानी है या नहीं बतानी, मुझे आई डोंट नो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरी इजी है, पढ़ लेना। अब हमने डोनर स्टेट के बारे में बात करी, एक्सेप्टर स्टेट्स क्या होती है, होल में बी बाउंड टू अ ट्राईवेलेंट। जर्मेनियम की बात करते हैं तो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो जाती है। तो बोरॉन और एल्यूमिनियम और ये सारे हमारे पास ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज होती है, इन्हें एक्सेप्टर कहा जाता है, ये होल को छोड़ देते हैं।
इसका पिक्चर जो है वो यहाँ पे सेम वैसा का वैसा ही है जैसा अपन ने पहले बताया था सिलिकॉन में। यहाँ पे देखो बोरोन अपन ने डाला है, इस बार ये पी टाइप है तो हमारे पास एक्स्ट्रा होल बन जाएगा यहाँ पे, और ये नेगेटिवली चार्ज रहेगा। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो क्रिस्टल है वो न्यूट्रल रहेगा, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, सो हमारा जो लेवल बीच में लाई कर रहा था फर्मी लेवल, वो नीचे आ जाएगा। करेक्ट। और डायग्राम का डिस्क्रिप्शन जो सेम मैंने डोनर में पढ़ाया था वैसा का वैसा ही है। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, दैट्स ऑल। एक सेपरेट स्टेट में हमें अलग से कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है। व्हेन, ये थ्योरी बिल्कुल इजी है, ये आप पढ़ सकते हैं। एक्सेप्टेड इज आयनाइज्ड एज अ होल इज फ्रीड व्हिच रिक्वायर्स एन इनपुट ऑफ एनर्जी। जिस तरह से डोनर एटम ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया था तो हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ी थी। होल के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पे होल फ्री हो रहा है, तो उसका उल्टा प्रोसेस हो रहा है। इसका मतलब इस बार हमें एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी विच रिक्वायर्स एन इनपुट ऑफ एनर्जी। तो ऑन द एनर्जी बैंड डायग्राम द इलेक्ट्रॉन राइजेस व्हेन इट गेन्स एनर्जी एंड होल सिंक्स इट्स गेनिंग एनर्जी। एंड ये थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो हमने कैलकुलेशन किया था बस वो कैलकुलेशन ही है। बाकी तो ये आपके पास थ्योरी है जिसमें मैं क्या ही बताऊं आपके पास में। दैट्स इट। और हमारे पास में यहाँ पे आई थिंक दैट्स ऑल। डोनर स्टेट्स और एक्सेप्टेड स्टेट्स के अंदर आपको बस इतना ही देना है, ये थ्योरी देनी है। मेन कैलकुलेशन आपके पास अपन ने कर दी। ये जो कैलकुलेशन सिलिकॉन जर्मेनियम की थी वो डोनर के अंदर अपन ने कर दी। सो ये था हमारा कैलकुलेशन ऑफ इम्प्योरिटी कंडक्टिविटी। सिलेबस में किस नाम से दिया हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ इम्प्योरिटी कंडक्टिविटी। तो हमने कैलकुलेशन भी कर ली है, ठीक है।